हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आज हम पढ़ने वाले हैं कविता गीत फरोश। गीत फरोश फ्रेंड्स, इस नाम में आपको पता चलता है कि गीत की फरोशी यहाँ पे की जा रही है। फरोशी का मतलब होता है बेचना और ख़रीदना, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। और हमारी ये जो आज की कविता है गीत फरोश है, ये थोड़ी सी लेंदी है लेकिन इसकी लैंग्वेज बिल्कुल ईजी है। बस इसके आपको अंदर का मीनिंग समझना है। अगर आपको इस कविता के अंदर का मीनिंग पता चल गया तो आपको कविता कविता नहीं लगेगी, एक छोटा सा पैराग्राफ लगेगा और आप उसकी पूरी मीनिंग लिख दोगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गीत फरोश यानी कि गीत बेचना या फिर गीत खरीदना, ठीक है ना। इसके 2 मीनिंग्स है कि एक गीत बेच रहा है यहाँ पे और दूसरा गीत खरीद रहा है। और यहाँ पे उसी स्थिति को दर्शाया गया है कि आखिर गीत को कैसे बेच रहा है। कवि जो है अपने गीत को बेच रहा है और वह अपने उस व्यथा को इस गीत में प्रस्तुत कर रहा है हमारे सामने, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की यहाँ पे एक स्टोरी है कि वो उनकी बहन की शादी थी और चूँकि पूंजीवादी समाज है आज के टाइम पे, हर जगह जहाँ भी देखो बस पैसे को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पैसे के बिना कोई काम होता ही नहीं है। तो ये जो भवानी प्रसाद मिश्र जी है, इन्होंने इसी पूंजीवादी आज के टाइम को लेकर व्यंग किया है कि पैसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि एक कवि को, एक साहित्यकार को अपनी कलम तक बेचनी पड़ रही है। गीत बेचना, गीत का क्या मतलब होता है कि कवि जो है अपनी कलम बेच रहा है ना। तो यहाँ पे वही अपने उसी दर्द को व्यंग्यात्मक लहजे में और एक बहुत ही सीधे साधे सरल और फेरी वाले के लहजे में प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। क्या बोलते हैं, चलो पहले कविता पढ़ लेते हैं फिर इसकी मीनिंग समझाते हैं। ओके, चलिए। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊँगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गा कर देखे। यह गीत गजब का है, ढा कर देखे। यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत या ये जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं। जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है, ये खादी का। यह गीत पित्त का है, यह बादी का। कुछ और डिज़ाइन भी है, यह इल्मी। यह लीजे चलती चीज़ नहीं, नई फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत है, ये दुकान से घर जाने का गीत है। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। मैं तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ के मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछाइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कविता ख़त्म होती है। जरा कविता की मीनिंग समझ लेते हैं। चलिए हमारी स्टार्टिंग आ गई। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। स्टार्टिंग की 3 लाइनों में कवि कह रहे हैं कि मैंने अब कौन सा मैंने नया कारोबार शुरू किया। मैंने गीत बेचने का कारोबार शुरू किया, ठीक है, कि मैं गीत बेचने लगा हूँ। हाँ हुजूर, हुजूर यानी कि कोई एक मालिक है, ठीक है, जिसके सामने वो खुद को छोटा प्रतीत कर रहे हैं। मानते हैं, दिल से मानते हैं, तभी तो हुजूर कह रहे हैं, है ना। तो क्या कहते हैं कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ।
मीनिंग साफ नहीं कर रही है कि मैं गीत बेचता हूँ, यानी कि अपनी कलम यहाँ पे वह अपनी बेचने की बात कर रहे हैं और अपने उसी व्यंग को यहाँ पे वो प्रस्तुत कर रहे हैं। एक फेरी वाला जैसे गली में एक ठेला लेके चलता है तो वो गाते हुए चलता है कि ताकि ग्राहक उसके पास आए, और कहीं पे रुक जाता है तो वहाँ पे अपनी अपनी चीज़ों के बारे में वो बताता है, उसकी विशेषताएं बताता है, उसकी अच्छी बुराई बुराई तो नहीं बताएगा, हमेशा अच्छा ही गिनवाएगा। तो यहाँ पे वही कवि कर रहे हैं, अपने गीत के बारे में बता रहे हैं ग्राहक को। ग्राहक यानी कि जो हुजूर है उसे बता रहे हैं कि आखिर मेरे पास क्या क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 3 लाइनों में यही कि मैं तरह तरह के और किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, यानी कि वो ग्राहक को कह रहा है कि आप पहले माल देखिए, यानी कि आप पहले मेरा गीत देखिए, फिर मैं आपको इसका दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये बेकाम का है, इसका काम भी बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, यानी कि मैंने ये जो गीत लिखे हैं ये कभी मस्ती में भी लिखे हैं, कभी पस्ती में भी लिखे हैं। ये गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। यानी कि अगर आप ये गीत सुनेंगे पढ़ेंगे तो ये आपका सिर का दर्द भुला देगा, या फिर अगर आप इसे गाते हैं तो ये आपके पिया को आपके पास बुलाएगा। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, मेरे को ये जरा ये बताओ कि अगर हम गीत सुनते हैं, कोई भी अगर सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो हमारा उसका एम क्या होता है? हमारा एम यही होता है ना कि हमारे मन में जो फीलिंग्स होती है हम उसे कहीं ना कहीं गानों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं जो गाना होता है हम उस गाने को सुन के ऐसा फील करते हैं कि वो स्थिति सेम हमारे साथ है। रस तो पढ़ रहे हो ना आप, आशा करती हूँ कि आपने रस पढ़ा हो। तो रस जो होते हैं कुछ कुछ ऐसे ही हैं। तो रस जो है काफ़ी हद तक गीतों के अंदर हम ढूंढते हैं, उस फीलिंग्स को हम अपने अंदर देखते हैं, तभी हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, जो सुप्तावस्था में सोए हुए रस है वो जागृत हो जाते हैं। रस नहीं पढ़ा रही वैसे। तो यहाँ पे वही है कि गीत जो होते हैं वो हमारे मन की कहीं ना कहीं उस भावनाओं को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे कवि ने उन्हीं फीलिंग्स को गीत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि मैं हर तरह का गीत लिखता हूँ, चाहे जैसा भी हो, चाहे कहीं घूमने का, किसी वातावरण का, प्रकृति का चित्रण। सिर में दर्द हो रहा है, अगर हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो हमारा मन करता है ना कि कोई अच्छा सा बढ़िया सा गाना, हम उदास है तो कोई एन्जॉयमेंट वाला सॉन्ग सुनने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं हम गाने में अपनी वो फीलिंग्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। और यहाँ पे वही जो गीत है जो कवि लिख रहा है, यहाँ पे साहित्यकार है, ठीक है, वो जब गीत लिखता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आज के समय में पैसे की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इंसान अपनी कला को बेच रहा है। क्योंकि गीत लिखना मतलब कि एक कला, एक हुनर होता है ना, हर किसी के पास तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो अपने इस हुनर को यहाँ पे बेचना पड़ रहा है, और जो इतनी सारी फीलिंग्स को समेटे हुए जो गीत होते हैं वो उसे बेच रहे हैं, यानी कि किसी इंसान की फीलिंग्स को यहाँ पे बेचा जा रहा है ना। कितना बड़ा मीनिंग निकल रहा है इस कविता का, सोच के देखना। क्या पता ऐसा हो कि मैं कहीं कहीं छूट जाऊं, कुछ बातें मेरी रह जाएं। तो आप भी सोचना कोशिश करना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अकल जगी मुझको। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि जब मैंने स्टार्टिंग में अपने गीत लिख के बेचना शुरू किए थे तो स्टार्टिंग में मेरे को, यानी कि शुरुआत में मेरे को कुछ शर्म लगी थी कि आखिर मैं ये गीत क्यों बेच रहा हूँ, भला मेरे ये गीत कौन खरीदेगा। तो स्टार्टिंग में तो जब भी हम कोई नया काम शुरू करते तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होती ही है। तो यहाँ पे वही कवि कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में मेरे को शर्म लगी थी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अकल जगी मुझको। यानी कि फिर बाद में मैंने सोचा कि आखिर आज के समय में जब गीतों को इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है तो क्यों ना मैं और गीत लिखूं, क्यों ना मैं उन्हें बेचूं, अपना कारोबार बढ़ाऊं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि फिर बाद में मेरे को अकल जगी, ठीक है, उनके दिमाग में बात आ गई कि मेरे को अपने हुनर का, अपनी कला का कैसे प्रयोग करना है। फिर आगे वो लिखते हैं, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि लोगों ने तो अपने ईमान तक बेच दिए, यानी कि लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और लोग घटिया से घटिया चीज़ भी अच्छा बना के लोगों के सामने पेश कर देते हैं और लोग उसे खरीद लेते हैं। बस वो आँखों का धोखा होता है और पैसे की बर्बादी होती है। या फिर ये कहो कि बस वो पैसे का मोह होता है कि हमें बस ये चीज़ चाहिए, और वो किससे आती है, पैसे से आती है। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है। लोग पानी को बोतलों में पैक करके बेच रहे हैं, जो कि पानी सभी के लिए सुलभ है, हर कोई, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है, प्रकृति हमें दे रही है ना, लेकिन फिर भी उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ईमान बिक गया है ना, उनका ईमान समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। इसलिए तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लोगों ने अपने ईमान बेच दिए हैं।
आप ज़्यादा ना हो सुनकर हैरान। फिर वो कहते हैं कि आप मेरे मुँह से ये बात सुने तो आप ये सुनकर ज़्यादा हैरान ना हो, क्योंकि इंसान को जब उसकी हकीकत, उसकी वास्तविकता बताई जाती है ना, तो वो हैरान ही हो जाता है। अगर इंसानों के बारे में इंसानों की गलतियाँ उसे गिनवाई जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान जो है परेशान होगा, हैरान हो जाएगा कि तुम ये क्या बोल रहे हो? हम ऐसा थोड़ी ना करते, हम तो बस अपना कर रहे हैं। कोई गिनवा दे कि इंसानों के कारण ही सारे पेड़-पौधे मर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज का टाइम आ रहा है, ये सिर्फ इंसानों की वजह से हो रहा है, तो इंसान ज़्यादा तो हैरान होएगा ही। चलो आगे पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि मैं जब अपने गीत बेचता हूँ ना, तो मैं सोच समझ के बेचता हूँ कि ये गीत जो है मैं ऐसे व्यक्ति को ही दूंगा, किसी खराब व्यक्ति को नहीं दूंगा। और ये वाला गीत मतलब कि एकदम अच्छे से सोच समझ के अपने आप को एकदम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि आखिर मेरे को क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे कि मैं सोच समझ के कि गीत बेचना है तो बेचना है ऐसे इंसान को बेचना है जो इसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे, या फिर किसी के घर में नुमाइश बन के बस रह जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो सोच समझ के बेचने की यहाँ पे बात करते हैं। फिर आगे की पंक्ति में चलते हैं। यह गीत सुबह का है, गाकर देखें, है ना। तो यहाँ पे वही मैंने अभी आपको बात बताई ना कि मन की फीलिंग्स ही यहाँ पे इन्होंने, कवि ने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। हम सुबह उठते तो हमारा गाना गाने का मन करता है ना, वही है यहाँ पे वही सारी बातें। ठीक है, मेरे नज़रिए से देखने की कोशिश करना, फिर आप अपना नज़रिया भी ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पे वही कवि कह रहे हैं कि ये सुबह का गीत है, गाकर देखो। यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा गाना गाने का मन करता है, कुछ नया किसी चीज़ के अगर हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम उसे गाने में कोई सुर, उसमें ताल, एक राग करते हैं ना। सुबह उठते तो हमारा मन करता है कि कुछ गाया जाए, अपने आप को थोड़ा उदास सा, थोड़ा अगर थोड़ा इमोशनलेस फील करते हैं तो हमारा मन करता है कुछ गाना बजाना होए। फिर कहते हैं कि यह गीत गजब का है, ढाकर देखो। यानी कि बहुत ही गजब का है, अगर आप गाओगे ना तो लोगों को आप हैरान कर दोगे। ठीक है, फिर आगे कहते हैं ये गीत जरा सुनने में लिखा था। जब इंसान अकेलेपन में होता है तो उसका मन करता है कि अकेलेपन का, लोनलीनेस का सॉन्ग सुना जाए, या फिर अपने अंदर ही कोई टूटा हुआ है तो ऐसा गाना सुना जाए, है ना। तो यहाँ पे वही फीलिंग्स है कि इन गानों में ना बहुत सारी फीलिंग्स है, और वो सारी फीलिंग्स मैंने इन गानों में लिखी है। आप बताइए कि आपको कौन सी फीलिंग वाला गाना चाहिए। तो वही यहाँ पे कह रहे कि इस गीत मैंने पुणे में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। किसी को पुणे की बात याद करनी है, पुणे का उस गाने में प्रकृति चित्रण होगा, वहाँ की स्थिति का चित्रण होगा, वहाँ के लोगों का, उनके व्यवहार का, वहाँ की चीज़ों का वर्णन होगा, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे कि ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था। ये गीत पहाड़ी पे चढ़ जाता है। अब यहाँ पे पहाड़ी का भी वर्णन आ गया कि अगर कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ना चाहता है, पहाड़ के बारे में जानना चाहता है, तो वह ये गीत सुने तो उसे पहाड़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी। या फिर पहाड़ी को लेकर हम ये भी कर सकते हैं कि सेना के संदर्भ में हो जाएगा कि जो सेना जाती है पहाड़ी पर लड़ाई करने, जो वीर योद्धा होते हैं, क्योंकि पहाड़ी कहीं ना कहीं एक वीरता से जुड़ी हुई है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। पहाड़ जो है एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, जिसे सिंबल में रख कर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि पहाड़ी पे चढ़ जाता है, ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। और अगर आप बढ़ाना चाहे, इसमें कोई नए शब्द जोड़ना चाहे, ऐड करना चाहे, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को क्वेरीज कर सकते हैं, मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूँ। ये गीत भूख और प्यास भगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन का मतलब क्या है, भूख और प्यास भगाता है। मतलब कि कभी कभार क्या होता है ना कि इंसान बस गाना सुनता है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, और उसे भूख नहीं लगती है। या फिर कभी इंसान ऐसा होता है कि अगर आप देखो, जैसे जागरण होते, जगराते होते, भगवान जब कोई व्रत पूजा करता है तो वो क्या करता है कि सुबह से लेकर शाम तक भगवान की आराधना करता है, तो वहाँ पे भी वो गाना ही गाता है ना। तो उस गाने का मतलब क्या होता है कि भगवान में वो अपने आप को लिप्त करने की कोशिश करता है ताकि वो भूख प्यास से थोड़ा परे हो जाए, है ना। तो यहाँ पे वही बात है कि भूख प्यास भगाता है, यानी कि ऐसा गाना है जो आपको अपने अंदर एकदम अच्छे से घुमा देगा, यानी कि अपने अंदर अच्छे से घुसा देगा। आपके मन में जो भी फीलिंग्स है, जो भी भूख प्यास है, या फिर निद्रा है, सोने का मन कर रहा है, उबासी आ रही है, या फिर कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, तो ये सब कुछ हटा देगा। ये आपको गीत में घुसा देगा और एकदम नई दुनिया में पहुंचा देगा, है ना। जी हाँ जी, ये मसान में भूख जगाता है।
मसान में भूख जगाना। अब आप मसान शब्द समझ सकते हो, मसान किसे कहते हैं? जो लोग चलते हैं ना हाथ में एक बड़ी सी डंडी लेके, उसमें आग जल रही होती है ना, तो वही है कि ये मसान में भूख जगाता है। अब यहाँ पे मसान का मतलब हम इंसानों को भी ले सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कविता यह दीप अकेला, उसमें भी थोड़ी सी ऐसी फीलिंग्स, उसमें भी कुछ ऐसा ही भावार्थ निकलता है, ठीक है। फीलिंग्स मैं नहीं कहूँगी, उस गीत में भी ऐसा उस कविता में भी ऐसा ही भावार्थ निकलता है। यह मसान में भूख जगाता है। मशान होगी एक आग, ठीक है। अब आग में भूख जगाना यानी कि आग और ज़्यादा फैलेगी और ज़्यादा लकड़ी खाएगी, है ना, यानी कि उस आग को और ज़्यादा बढ़ाती है। तो यहाँ पे वही है कि इंसान के अंदर अगर कुछ कर्म करने की कोई इच्छा होगी, कोई क्षमता होगी, तो वो उसे और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी, है ना। यहाँ पे वही मीनिंग है। समझ में आया ना, मसान का भूख का जगाता है, इसका मतलब कि मसान में भूख जगाता है, यानी कि एक तरह से इंसान जो है अगर कुछ कार्य करना चाहता है तो उसे और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा, उसे और ज़्यादा बढ़ावा देगा कि वह उस कार्य को कंप्लीट करे। इसे हम उसके सिंबल में रख सकते हैं, प्रतीक में रख सकते हैं, क्योंकि ये पुराने टाइम की तो कविता है नहीं जो आत्मा परमात्मा लौकिक और अलौकिक के बीच में हम रखें। ये नए टाइम की कविता है, तो इसमें प्रतीकों की भी क्या कहते हैं, सॉरी, इसमें प्रतीक भी चेंज हो गए, नए नए प्रतीकों को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो हम अपने नज़रिए से भी यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है, यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर। यहाँ पे भुवाली एक जगह का नाम है जहाँ का वातावरण जो है बहुत ही अच्छा होता है। मैंने गूगल सर्च किया था इसलिए आपको बता सकती हूँ, आप भी गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। तो भुवाली जो है वो टीबी के मरीजों के लिए उपयोग में लाई जाती है। वहाँ पे एक हॉस्पिटल है और वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की जो हवा है बहुत ही अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, स्वास्थ्यवर्धक है, ठीक है, हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि भुवाली की हवा हुजूर, यानी कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, यह उस व्यक्ति को भी ठीक कर देगा, ऐसा गीत मैंने लिखा है ना। यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर, यानी कि अगर किसी को तपेदिक नाम का रोग हैगा, अगर वो ये गीत सुन लेगा तो उसके मन में भी क्या आ जाएगी, ये फीलिंग आ जाएगी, ये वो भाव उत्पन्न हो जाएगा कि वो इस बीमारी से लड़ सकता है। वो ऐसा फील करेगा कि मैं भुवाली नामक जगह पे इस समय मौजूद हूँ, ठीक है। उनके गीत में ऐसा जादू है कि कोई सुन ले तो अपने आप को उस अवस्था में अपने आप खुद ही वो पहुंच जाता है, ठीक है। फिर आगे वो क्या कहते हैं, जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास और भी ढेर सारे गीत हैं, अगर आप चाहे देखना तो मैं आपको और भी दिखला सकता हूँ, अगर आप सुनना चाहे तो मैं गा भी सकता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करे। छंद पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा, आशा करती हूँ यार इतने बड़े लेवल पे आ गए, गीत फरोश नामक कविता पढ़ रहे हो, मैं इतनी आशा तो कर ही सकती हूँ कि आपने छंद पढ़ा होगा। जो छंद होता है पहले के रीतिकाल के टाइम पे, या फिर अगर हम वेद पुराण उठा के देखें तो उनमें हमें ज़्यादातर जो भी लिखा हुआ मिलेगा वो छंदों में ही मिलेगा। उनमें हर एक एक मात्रा की गिनती होती है, उसे ही हम छंद कहते हैं, ठीक है। उसमें हर एक एक मात्रा को गिन के लाइन में बैठाया जाता है, हम उसे ही छंद कहते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। तो वही कह रहे हैं कि जी छंद और बेछंद, यहाँ पे बेछंद का मतलब है मुक्तक काव्य धारा, ठीक है, जहाँ पे छंद को छोड़ के, गिनी हुई मात्राओं को छोड़ के एक नए लहजे में जब कविताएं लिखी जाने लगी तो वहाँ पे हम मुक्तक काव्य धारा कह सकते हैं, ठीक है। और ये छायावाद के आसपास से आती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आप कैसा गीत सुनना चाहेंगे, छंद वाला सुनना चाहेंगे या फिर बेछंद वाला, आप कैसा गीत पसंद करेंगे, ठीक है ना। छंद और बेछंद, छंद वाला यानी कि बहुत पुराना जो कि रीतिकाल के टाइम का है, और बेछंद यानी कि आज के नए टाइम का, यानी कि आधुनिक कविता जिसे हम कहेंगे, या फिर नई कविता, अकविता, समकालीन कविता, बहुत सारे रूप है, बहुत सारे नाम है। आगे बढ़ते हैं। जी अमर गीत और ये जो तुरंत मरे, यानी कि अगर आप अमर गीत यानी कि किसी के अमर का, या फिर गांधी जी को लेकर, किसी वीर व्यक्ति को लेकर जो कि अमर है, जैसे कि किसका, अरे यार राम जी को ले लो, किसी वीर पुरुष को ले लो, अंबेडकर को ले लो, रविंद्रनाथ टैगोर को ले लो, कितने सारे तो अमर लोग हैं। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे कि आप अमर गीत सुनना पसंद करेंगे या फिर जो तुरंत मरे, या फिर उसकी उन लोगों की आप गीत सुनना पसंद करेंगे जो तुरंत मर गए हैं, यानी कि जिन्होंने संघर्ष नहीं किया। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि मैं बुरा मानूं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं पास रखे हूँ कलम और दावात,
यानी कि मेरे पास कलम और दावात रखे हुए हैं, यानी कि आपको इसमें से अगर कोई भी गीत पसंद नहीं आता तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ना तो आप इसमें बुरा माने ना ही मैं इसमें बुरा मानूंगा। मेरे पास कलम और दावात भी है, आप चाहे तो मैं अभी लिख देता हूँ। आप बस अपनी इच्छा प्रस्तुत करिए, यानी कि आप अपनी इच्छा प्रकट करिए कि आपको कैसा गीत चाहिए, मैं आपको अभी वैसा गीत लिख के दे दूँगा। ठीक है। इनमें से ना भाई नए लिख दूँ, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग है कि मैं नए पुराने हर तरह का गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज। जी गीत जन्म का लिखूँ या मरण का लिखूँ, तो यहाँ पे वही है कि किसी का नया जन्म हो रहा है। जन्म का मतलब तो आप समझते ही है ना, कि किसी नई चीज़ का अगर उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, प्रकृति में कोई नई चीज़ का उत्पन्न होना प्रकृति में, या फिर फागुन वसंत ऋतु ऐसे टाइम का, या फिर ये कहो कि एक नई चीज़ का जब शुरुआत, एक नई चीज़ की जब शुरुआत हो रही है तो उसका वो कह रहे हैं कि आप भी बताइए कि मैं किसका लिखूँ, जन्म का लिखूँ या मरण का। मरण का यानी कि जहाँ पे जीवन समाप्त हो जाता है, वृद्धावस्था, किसी बिल्डिंग का टूटना फूटना। ठीक है, तो मरण यहाँ पे यही सब आ जाएगा। प्रकृति में एक पतझड़ मरण अवस्था में आ गई। ठीक है ना, इंसान के जीवन में उदासी, कहीं ना कहीं उसके फीलिंग्स में कहीं मरण आ जाता है। तो यहाँ पे वही करें कि जन्म का लिखूँ मरण का लिखूँ। नेक्स्ट लाइन में जी गीत जीत का लिखूँ शरण का लिखूँ, किसी की जीत हुई है उसका लिखूँ, या फिर किसी ने किसी की शरण ली है, किसी वीर योद्धा ने या फिर किसी कायर ने किसी की शरण ली है। ठीक है, यह गीत रेशमी है, यानी कि रेशमी है, रेशम के जैसा मुलायम मखमल है, और ये खादी के जैसा खुरदुरा है। ठीक है, यह पित्त का है, यह बादी का है, मतलब कि ये अकाल से भी है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा अकाल प्रलय भी बन सकता है, तो कहीं ये लोगों के कल्याण का कारण भी बन सकता है। कुछ और डिज़ाइन भी है ये इनमें, यानी कि मेरे पास और भी कई सारे डिज़ाइन हैं। ये लीजिए चलती चीज़ नहीं फिल्मी। तो आगे कहते हैं कि जो फिल्मों की तरह चलने वाली ये जो चीज़ होती है, ये ऐसी नहीं है, ये बहुत ही नए तरह की हमारे पास कविताएं हैं। ये सोच सोच के मर जाने का गीत है, कि सोच सोच यानी कि मैंने ऐसे गीत लिखे हैं कि जिनमें इंसान सोच सोच के मर जाएगा। यह दुकान से घर जाने का गीत है, यानी कि एक व्यक्ति दुकान से घर जा रहा है, यानी कि लोगों का कैसे लोग अपने जीवन में आज के समय में गीत को कैसे हर एक जगह पे घुसाए हुए हैं। उन गीतों के बिना लोगों का जीवन आज के टाइम पे चलता नहीं है। तो वही सब कह रहे हैं कि इंसान जो है गीत सोच सोच के मर जाता है। यह दुकान से घर जाने का गीत है, कि लोग अपने सूनेपन में जब घर जा रहे हो तब गीत गुनगुनाते हुए जाते हैं। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, तो कहते हैं कि इसमें दिल लगी की कोई बात नहीं है, कि ना तो मैं आपसे दिल लगी कर रहा हूँ, ना ही आप मेरे से दिल लगी कर रहे हैं। आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, मैं आपको बेच रहा हूँ, आपको खरीदने की ज़रूरत है, आप खरीदो। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इसमें दिल लगी कोई बात नहीं है, मैं लिखता ही रहता हूँ दिन रात, मैं तो दिन रात ही लिखता रहता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तरह तरह के बन जाते हैं गीत। तो ये कह रहे हैं कि मैं जब गीत लिखता हूँ तो तरह तरह के बन जाते हैं, जी रूठ रूठ के बन जाते हैं, यानी कि मैं गीत लिखता हूँ कभी कभार वो रूठ भी जाते हैं, और रूठते रूठते कभी कभार मन भी जाते हैं। ठीक है, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। फिर कभी यहाँ पे कवि को अचानक से ऐसा फील आया कि मैंने बहुत कुछ बता दिया, मैं अभी जरा इन सबको हटाता हूँ, यानी कि इतना सारा मैंने आपको बता दिया कि जब मेरा ग्राहक है कहीं वो खुद कंफ्यूज ना हो जाए, वो मेरे को यहाँ से भगा दे ना दे, या फिर खुद ही भाग ना जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ढेर लग गया है, मैं अभी हटाता हूँ। यानी कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने बिखेर दी है, जैसे कि किसी दुकान पे जाते हो, बहुत सारे आइटम आपने देख लिया, आप कंफ्यूज हो कि आखिर मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे वही कवि यहाँ पे उसी फेरी वाले या फिर उसी दुकानदार की तरह अपना यहाँ पे भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैंने बहुत सारे ढेर लगाते हैं, मैं यहाँ पे हटा देता। ये लास्ट की पंक्ति है फ्रेंड्स, इसमें ना थोड़ा सा लंबा वाला मीनिंग निकलेगा। ठीक है, थोड़ा लंबा वाला। फिर आगे कहते हैं ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। फिर यहाँ पे उस फेरी वाले को ऐसा लगता है कि शायद से मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया और जो मेरा ग्राहक है वो कंफ्यूज हो गया, इसलिए वो कहते हैं कि ग्राहक की मर्जी, उसे लेना है तो ले, क्योंकि उसे अगर लेना होता तो अब तक वो बोल चुका होता, क्योंकि उसने इतने सारे रूप, इतने सारे आइटम, इतने सारे सैम्पल्स उसने प्रस्तुत कर दिए, लेकिन उसने अभी तक एक भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ग्राहक की मर्जी, अच्छा ठीक है, आपको नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, मैं चला जाता हूँ। फिर वो एंडिंग में एक छोटी सी आशा एक और मन में जगाते कहते मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल अंतिम एकदम लास्ट वाली कविता ये मैं भी आपको एक और दिखाता हूँ। ठीक है, या भीतर जाकर पूछ आइए आप,
फिर वो एक बार को फिर ये भी सोचते हैं कि एक बार जाए पूछ ही आए, इतनी देर से इसको समझा रहा हूँ कौन सा गीत लेगा, कुछ इससे सूझ ही नहीं रहा है, तो अंदर जाके भीतर से पूछ ही आए कि आखिर से कैसा गीत चाहिए। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। फिर आगे कहते हैं कि वैसे गीत बेचना तो बिल्कुल पाप है। तो यहाँ पे वही लाइन आती है फ्रेंड्स कि एक कवि, एक साहित्यकार अपनी कलम बेच रहा है, यहाँ पे गीत बेच रहा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ये क्या है, बिल्कुल पाप है। यानी कि कोई इंसान अपनी किताबों को बेच दे, अपने लिखे अपने पेन को बेच दे, यहाँ पे बहुत बड़ा वाला फीलिंग आ जाता है ना। तो यहाँ पे वही है, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, लेकिन मगर मैं क्या करूँ, मैं लाचार हूँ, बेचारा अभिव्यक्त का मारा हूँ, इसलिए मेरे को ये गीत बेचने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा व्यंग किया है। एक साहित्यकार, एक गीतकार की लाइफ में भी जाहिर सी बात है उनकी भी लाइफ में दिक्कतें आती है यार, तो वो गीत से ही तो अपना रोजी रोटी चलाते हैं। अगर किसी को पुरस्कार दिया जाता है उससे गीत से प्रेरित होके, तो वो अलग बात है, लेकिन इंसान को अपना पेट पालने के लिए अपने लिखे हुए गीत बेचने पड़ रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, हालात का मारा हूँ, लाचार हूँ, हार कर गीत बेच रहा हूँ। यानी कि उन्होंने बहुत कोशिश की है काम धंधा ढूंढने की, लेकिन कहीं पे उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से हार गए हैं, इस पूंजीवादी व्यवस्था से हार गए हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मेरे को यहाँ पे गीत बेचना पड़ रहा है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। चलो अब व्याख्या समझ लेते हैं। व्याख्या ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस कविता की मैं मीनिंग समझाती हूँ तो थोड़ी लेंदी हो जाती है। चलो अब ये बस 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बस झट-झट पढ़ दूँगी, ठीक है। तो गीत फरोश जो कि दूसरे सप्तक में लिखी गई कविता है। वैसे जो गीत फरोश है ना, एक बहुत बड़ा संकलन है, लेकिन गीत फरोश उसका शीर्षक टाइटल इसलिए रखा गया क्योंकि इस शब्द में बहुत बड़ा मीनिंग है, इसलिए उस पूरे संकलन का नाम गीत फरोश रखा है कवि ने। तो यहाँ पे ये दूसरे सप्तक की कविता है, ठीक है। नई कविता के कवि हैं, कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र क्या है, नई कविता के कवि हैं। शिल्प विधान की दृष्टि से ये गीत बड़े ही अनोखे ढंग से नाटकीय सतर्कता, संबोधन शैली, आंचलिकता आदि विशेषताओं से पूर्ण है, ठीक है। पूंजीवाद का बढ़ते प्रभाव को इसमें दिखाई देता है। फिर गीत फरोश की पृष्ठभूमि में खुद कवि ने, यानी कि ये इस कविता के जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने खुद इस कविता के पृष्ठभूमि पे एकदम स्टार्टिंग में ये अपनी व्यथा इस गीत के ऊपर प्रस्तुत करते हुए लिखा है। कहते हैं, गीत फरोश शीर्षक हंसाने वाली कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी है। फ्रेंड्स, हम जब पढ़े तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे हंसी आती है, क्योंकि उसमें कहीं ऐसी तुकांत शैली आ जाती है कि हमें हंसी आ ही जाती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि यहाँ पे इस गीत को लिखने में मैंने बहुत तकलीफ झेली। इंसान जब अपने मन की फीलिंग जब रखने की कोशिश करता है ना, वो उसके लिए बहुत व्यथा की बात होती है, लेकिन जब वो सामने वाले के अपने सामने वाले व्यक्ति के जब सामने रखता है तो वो हंसी का पात्र बन जाता है। आप खुद फील कर सकते हो यार, आपके मन में भी ऐसी कुछ बातें होंगी जब आप किसी और को बताओगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला हंसेगा। तो यहाँ पे वही कवि कह रहे हैं कि जो गीत फरोश क्या है, ये उनके मन की फीलिंग है, उन्होंने अपने मन से निकाल के इसे कविता के रूप में प्रस्तुत किया, और जब सामने वाला इसे पढ़ के हंसता है ना, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने अपने मन की, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से हमारे लिए बचकानी बात हो जाती है। सामने वाला कहता है क्या है यार, ये तो एकदम बच्चे वाली बात है, क्या छोटी छोटी बातें लेकर रोने लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उसके दिल की तकलीफ है, उसके मन की पीड़ा है, जो वो अपनी कविता में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं पैसे को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित कर लेता है, ठीक है। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने कलकत्ते में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे, ठीक है। यहाँ पे पूरी फीलिंग उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की है कि मेरे को गीत बेचने पड़े, किस लिए, पैसों के लिए। बहुत दुख की बात है इनके लिए। तो आगे लिखते हैं, मैं कुछ लिखूं इसका पैसा मिल जाए यह अलग बात है। यानी कि मैंने कुछ लिख दिया, अब उसको कोई देख के पढ़ के किसी ने पैसे दे दे, चलो ठीक है, लेकिन पैसे लेने के बाद मेरे को गीत लिखना पड़ रहा है। यानी कि मैं अपनी फीलिंग नहीं वहाँ पे रख रहा हूँ, वहाँ पे मैं पैसों को ही रख रहा हूँ कि पैसों को केंद्र में रखे कि इसने मेरे को इतने पैसे दिए, अब तो मेरे को गीत लिखना ही पड़ेगा। एक तरह से प्रेशर बन जाता है ना, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोई मुझसे कहे कि इतने पैसे देता तुम गीत लिख लो, यह स्थिति मुझे
बहुत नापसंद, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी की जो साधना का विषय है, साधना का मतलब क्या यार, मैं 6 सेमेस्टर नहीं पढ़ा रही, आगे पढ़ते। साधना का मतलब आपको पता होगा, साधना का विषय है, वह उसकी जीविका का विषय नहीं होना चाहिए। फिर कविता तो अपनी इच्छा से लिखी जाने वाली चीज़ है। इस तकलीफ देह पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता यह गीत फरोश है। ठीक है, तो यहाँ पे वही अपनी व्यथा प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैंने बहुत ही तकलीफ में यह गीत फरोश नामक कविता लिखी है। मैं अपनी कविता में प्राय वही लिखता है जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया है। दूर से कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने दूर से कौड़ी यानी कि बहुत ही दूर से जाके किसी विषय को उठाने की कोशिश नहीं की है, कोई नया प्रतीक लाने की कोशिश नहीं की है। जो मेरी नज़र में था मैंने वही सब इस कविता में लिख दिया है। ठीक है, चलो अब व्याख्या पढ़ते हैं। 2 मिनट बस, इस बार मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। कवि इस कविता में ठेली वाले तथा व्यंग्यात्मकता लहजे में बताते हैं कि मैं गीत बेचता हूँ। आज के इस पूंजीवादी समय में, इस पूंजीवादी समाज में केवल पैसा ही मूल्यवान है, पैसे का ही अधिक बोलबाला है। आज के समय में पैसे पे सब मिल जाता है। इसी व्यंग्यात्मक लहजे में कवि शुरुआत की पंक्तियां बताते हैं कि मैं घर घर जाकर फेरी वाले की भांति गीत बेचता हूँ, तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। कवि कहते हैं जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। अर्थात यहाँ कवि अपने गीत को माल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने ग्राहक से कहते हैं कि आप पहले वस्तु यानी कि सामान देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका दाम भी बताऊंगा। ये बेकाम नहीं, अर्थात इसके उपयोग में लाया जा सकता है। इसकी आज यदि आप चाहे तो उपयोगिता बढ़ा भी सकते हैं। ये गीत मैंने मस्ती में भी लिखे हैं और कुछ पस्ती में भी लिखे हैं। यदि आप इसे सुन ले गा ले तो यह आपका सख्त सरदर्दी भुलाएगा। कवि कहते हैं कि पूंजीवादी युग में लोग अपना ईमान, मानवता, इंसानियत सब बेच चुके हैं। मैं तो सिर्फ गीत बेच रहा हूँ, इसमें कैसे शर्म। शुरू में कुछ लाज शर्म लगी मुझको आई थी, फिर धीरे धीरे अकल जगी तो आदत पड़ ही गई। मुझे भी इसी दौर की, फिर मैंने भी इसी व्यवस्था को अपना ही लिया। मैं आज खुद इसका हिस्सा बन चुका हूँ। कवि कहते हैं कि यह सुबह का गीत है, गाकर देखिए। ये गजब का गीत है, ढाकर देखिए। ये मैंने अकेलेपन में लिखा था। यह गीत मैंने वहाँ पुणे में लिखा था। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ाई से चढ़ जाता है, यानी कि इन गीतों को पहाड़ी के सौंदर्य से भी माना गया है और अकेलेपन की खामोशी की बेचैनी से भी आंका गया है। ये गीत बढ़ाई से बढ़ जाता है। कवि कहते हैं कि यह गीत भूख और प्यास मिटाएगा, अर्थात इस गीत को गाने से संतोष की प्राप्ति होगी, मानव चित्त को शांत करेगा। यह गीत मसान में भूख जगाएगा, अर्थात मानव के अंदर किसी कार्य को पूर्ण करने का जो भाव होता है उसे जागृत करेगा। इंसान अपने आप जलेगा, तपेगा, तभी तो निखरेगा। अर्थात यहाँ गीत मानव को प्रोत्साहित करेगा। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर, अर्थात भुवाली नामक जगह की हवा जो रोगियों को स्वस्थ कर देती है, ये गीत वहाँ की हवा का काम करेगी। यह गीत तपेदिक नामक रोग को भी दवा का काम करेगी। मेरे पास और भी कई सारे गीत हैं, यदि आप चाहे तो और दिखलाता हूँ और सुनाता हूँ। छंद और बिना छंद के गीत भी हैं, अर्थात नए और पुराने सभी प्रकार के गीत हैं। अमर भी है और जो तुरंत मर जाए वे भी हैं। अगर आप इसमें से कोई पसंद नहीं आता तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। मैं कलम और दावत लिए हुए बैठा हूँ, अभी नए गीत लिख दूँ। नए पुराने सभी तरह के गीत लिखता हूँ। अब कवि यहाँ प्रश्नात्मक शैली में पूछते हैं कि बताइए गीत जन्म का लिखूं या मरण का लिखूं, किसी के जीत का लिखूं या शरण का लिखूं। ये रेशमी की तरह मुलायम है तो खादी की तरह खुरदुरा। यह गीत पित्त का है तो यही गीत बादी का भी है। कुछ और डिजाइन भी है, वह भी दिखलाता हूँ। ये फिल्मों की तरह चलता रहता है। ये सोच सोच के मर जाने का गीत भी तो है और दुकान से घर जाने का गीत भी है। इसमें दिल लगी की कोई बात नहीं, अर्थात मैं ये सब आपको दिखाकर आपसे दिल लगी नहीं लगाना चाहता कि आप मुझसे बस खुश करने के लिए एक दो गीत खरीद ले। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुजूर, मैं आपसे कोई दिल लगी नहीं करता और ना ही करूँगा। मैं अपने दिल को बहला नहीं रहा। मैं तो दिन रात हर वक्त यही गीत लिखता रहता हूँ। तो तरह तरह के गीत बन जाते हैं। गीत कभी रूठ भी जाते हैं मगर फिर मन भी जाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ढेर लग गया है, मैं अभी हटाता हूँ। ग्राहक की मर्जी, अभी जाता हूँ। मगर कभी जाते जाते ये सोच कर शायद यह वाला गीत पसंद आ जाए और वह उस गीत को खरीद ले। इसलिए वे कहते हैं मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ। या फिर आप भीतर जाकर पूछाइए कि गीत कैसा लेना है या फिर लेना है भी या नहीं, आप पूछाइए। वैसे गीत बेचना तो पाप है, अर्थात एक लेखक साहित्यकार के लिए अपनी कलम कैसे बेच सकता है, वह उसके लिए पाप से भी बढ़कर होता है। फिर वे अपनी लाचारी को बताते हैं कि मैं पूंजीवादी माहौल में जीने के लिए अपने हालातों से लाचार हूँ, इसलिए वे गीत बेचते हैं, तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचते हैं। कविता समाप्त होती है।
आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। बोर हुई हो तो यार प्लीज़, आई एम सो सॉरी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मीनिंग तो समझ में आई गया ना। अगर मीनिंग आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे को क्वेरी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप लिख देना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं वहाँ पे टेक्स्ट के रूप में आपको लिख दूँगी, ठीक है। चलो बाय बाय, बहुत लंबा लेक्चर हो गया आज का। बाय बाय, टेक केयर। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है, कि हाँ पसंद आई, आपकी कविता अच्छी थी। और अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर।